सुप्रभात। कक्षा 9 के बच्चों का हिंदी का क्लास में स्वागत है। बच्चे ध्यान से सुनोगे। आप लोगों का पोर्शन मिल चुका है और सिलेबस जो दिया हुआ है उसके अनुसार तैयारी भी करते चले जाओगे। अब आप लोगों को मैं आज क्या पढ़ाने जा रही हूँ? शब्द निर्माण, उपसर्ग प्रत्यय, है ना? उपसर्ग और प्रत्यय कक्षा 8वीं में भी तुम लोग पढ़ चुके हो। बड़ा ही आसान है, बहुत सरल तरीके से तुम लोग बनाते भी हो। एक बार फिर से मैं दोहरा रही हूँ। बच्चे ध्यान से सुनोगे और खूब मन से पढ़ाई करोगे घर में बैठ करके, ठीक है? तो आज क्या पढ़ाने जा रही हूँ मैं तुम लोगों को? शब्द निर्माण का तरीका, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से भी शब्द का निर्माण होता है। तो सबसे पहले शब्द किसे कहते हैं ये जानते हो तुम लोग? शब्द अक्षरों का मेल है, वर्णों का मेल है ना? तो नहीं, वैसे मेल नहीं, वर्णों के सार्थक समूह को, वर्णों के सार्थक ऐसा मेल होना चाहिए जिससे उसका अर्थ निकल सके। समझे ना? वह मेल होना चाहिए, वर्णों का ऐसा मेल जिसका अर्थ बने। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 3 भेद हैं। कौन कौन? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। पढ़े हो बच्चे तुम लोग ना? रूढ़ जिसका खंड नहीं किया जा सकता, वो निश्चित अर्थ के रूप में प्रयुक्त होता है। काम, घर, ये सब खंडित करके इसका अर्थ हम नहीं निकाल सकते हैं। यौगिक जो 2 शब्दों के मेल से बनता है, यौगिक शब्द शब्दांश के भी मेल से बनता है। यौगिक क्या है? योग, जुड़कर बनने वाला शब्द। पाठशाला, विद्यालय, पुस्तकालय, ये सब क्या है? यौगिक शब्द है। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? जो यौगिक का भी यौगिक की तरह योग से भी बनता है, रूढ़ की तरह एक निश्चित अर्थ देता है, और यौगिक सामान्य अर्थ देता है, योग रूढ़ विशेष अर्थ देता है। तो जैसे पीताम्बर, पीत जोड़ अंबर, तो यहाँ विष्णु के लिए प्रयुक्त हो गया। नीलकंठ, नील जोड़ कंठ, नीला जोड़ कंठ, तो किनके लिए प्रयुक्त हुआ? शंकर के लिए प्रयुक्त हुआ। तो योग रूढ़ किसी विशेष अर्थ को जो बतलाता है। यहाँ पर हम यौगिक के आधार पर यौगिक शब्द से किस प्रकार शब्द का निर्माण होता है देखोगे। उपसर्ग के माध्यम से शब्द निर्माण की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती है। उपसर्ग के द्वारा, प्रत्यय के द्वारा और समास के द्वारा। उपसर्ग के द्वारा देखो, प्र जोड़ हार, प्रहार, नया शब्द बन गया ना। हार का अर्थ पराजय, प्र लग गया तो क्या बन गया? वह चोट पहुंचना, है ना? प्रहार, चोट करना। प्रत्यय में भी उसी तरह से शब्द निर्माण होता है। जैसे लेना, लेना के साथ अगर हम दार लगा दे तो लेनदार, समझ रहे हो ना? अलग बन जाता है। समास के द्वारा भी देखोगे शब्द का निर्माण होता है। जैसे प्रति और दिन को लगा दें, प्रति अलग हो गया, दिन अलग हो गया, दोनों को लगा दिए तो प्रतिदिन बन गया। तो ये शब्द निर्माण की प्रक्रिया है। 3 प्रकार से हो सकते हैं शब्द के निर्माण, शब्द निर्माण। तो आपको पढ़ना क्या है? उपसर्ग प्रत्यय। जो आपको परीक्षा में क्या प्रश्न पूछा जाता है कि मूल शब्द व उपसर्ग अलग कीजिए, मूल शब्द व प्रत्यय अलग कीजिए। यह शब्द में, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है या कौन सा प्रत्यय लगा है, या इसके अलावा भी उपसर्ग और प्रत्यय दोनों को मिलाकर एक शब्द बनाइए। समझे ना? मूल शब्द के साथ उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ हो। जैसे अनुशासित, स्वतंत्रता, है ना? कभी कभी एक ही शब्द में 2 प्रत्यय लगे रहते हैं, है ना? बता सकते हो? समझदारी, समझ जोड़ दार जोड़ ई, समझदारी।
तो इस प्रकार से शब्द निर्माण होते हैं। अब आपको उपसर्ग और प्रत्यय को एक बार फिर से दोहरा दे रही हूँ, बच्चे ध्यान से सुनोगे। इस पर प्रश्न एग्जाम में आएगा, आपका परीक्षा से जुड़ा हुआ ये सब लेसन है, ये सब पाठ है। अभी तो एक ही लेसन पढ़ना है। फर्स्ट लेसन कौन सा है? दो बैलों की कथा, उसकी तैयारी कर रहे होगे। इसके अलावा आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए ये सब पढ़ना है। उपसर्ग, उप जोड़ सर्ग, दो शब्दों के मेल से बना है। उप का मतलब होता है समीप या पास, सर्ग का मतलब होता है रचना या सृष्टि करना, है ना। समीप या पास यानी आगे। उपसर्ग भाषा के वे सार्थक लघुत्तम खंड हैं जो शब्द के आरंभ में लगकर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। उप बतला दिया आप लोगों को, यानी वैसे शब्द जो शब्दांश शब्द के आरंभ में लगकर शब्द की में परिवर्तन के अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक ही उदाहरण लो, हार को रखते हैं। हार का मतलब होता है पराजय। प्र लग गया, उपसर्ग लग गया पहले, तो क्या हो गया? चोट करना। हार के आगे अगर आ लगा दिए तो ये आहार हो गया, यानी भोजन के लिए। हार के आगे सम लगा दिए तो संहार हो गया, विनाश के लिए। हार के आगे वी उपसर्ग लगा दिए तो विहार यानी घूमना हो गया। तो देख रहे हो ना किस प्रकार से अर्थ में परिवर्तन और विशेषता ला देता है। इसे ही तो उपसर्ग कहते हैं। कहाँ लगता है? वैसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगता है, शब्द के पहले लगकर परिवर्तन लाता है, विशेषता लाता है, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया है। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग, उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो हिंदी में संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कुल 22 है। कितनी है? 22 है। संस्कृत के उपसर्गों की संख्या कुल 22 है, जिसमें कुछ उदाहरण मैं यहाँ दी हूँ। जैसे अति, अति का मतलब क्या होता है? अधिक। अधिक, अति उपसर्ग से क्या क्या बन सकता है? अत्यंत, अत्याचार, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिशय, अति उत्तम, अत्यधिक आदि, है ना। उसी प्रकार से देखोगे अधि उपसर्ग, अधि का मतलब होता है ऊपर, श्रेष्ठ। इससे देखो बनेगा कैसे? अधिकार, अधिनायक, अधिकरण, अध्यादेश, अध्यक्ष, अधिशुल्क, अध्ययन, अधिपति इत्यादि। उसी तरह से अनु उपसर्ग से देखो, अनु का मतलब होता है बाद में आने वाला, है ना। अनु पीछे या समान। जैसे इसका देखोगे अनु से बनता है अनुभव, अनुभूति, अनुकरण, अनुरोध, अनुशासन, अनुवाद, अनुरूप, अनुसार, अनुकंपा इत्यादि। उसी तरह से देखो अप उपसर्ग, संस्कृत के ये सब उपसर्ग हैं। अप उपसर्ग, अप का मतलब होता है बुरा या हीन। अब इसको देखोगे क्या क्या अप उपसर्ग से बना सकते हो? अपयश, अपमान, अपव्यय, अपशब्द, अपकार, अपहरण, अपवाद, अपशकुन, अपकीर्ति इत्यादि, है ना। उसी तरह अभी उपसर्ग से देखो, अभी का मतलब होता है सामने और, अभिनय, अभिमुख, अभिज्ञान, अभिमान, अभ्यास, अभियोग, अभिनव, अभिलाषा, अभिशाप, अभ्यागत, अभियान इत्यादि। समझ रहे हो? और भी बहुत सारे उपसर्ग हैं इसके। तो जैसे अव है, आ है, उच्च है, उप है, दुस है, निस है, नी है, परा है, ये सब संस्कृत के 22
उपसर्ग हैं। अब हिंदी के उपसर्ग यानी तद्भव शब्दों का, संस्कृत के उपसर्ग यानी तत्सम शब्दों का, हिंदी के उपसर्ग, इनकी संख्या कुल 13 है। कितनी है? कुल 13 है। अब देखो उसके उपसर्गों का, उपसर्ग में जैसे आ या अन ले ले, आ अन अभाव या निषेध के रूप में प्रयुक्त होता है। अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनबोल, अछूत, अथाह, अनबन, अचेत, अनमोल, ये सब क्या हो गए? हिंदी के उपसर्ग। उसी तरह देखो नी उपसर्ग लोगे तो नी से आपका क्या बनता है? नी यानी रहित, नी मतलब रहित, जैसे निहत्था, निकम्मा, नीडर, ये सब हो गया आपका नी उपसर्ग से। पर उपसर्ग से देखोगे परदादा, परपोता, परनाना, ये सब बन जाता है, संबंधों के रूप में बन गया। उसी तरह से देखो अध, अध का क्या बन सकता है? अध मतलब आधा, अध जला, अध पका, अध मरा, अध कचरा, ये सब बनता है हिंदी के उपसर्गों से। उसी तरह से आपका है का या कु उपसर्ग से, क या कु उपसर्ग से क्या बन सकता है? क या कु बुराई के रूप में लिया जाता है। कपूत, समझ रहे हो ना? कुचाल, कुढंग, ये सब हो गया हिंदी के उपसर्ग। इसके अलावा भी है उपसर्ग और भी, औ है जिससे अवगुण, अवघट, अवतार, समझ रहे हो ना? उन है जैसे 49, 59, 69, 39, है ना? सासु है, सपूत, सुडोल, सुजान, सुघर, है ना? दू से दुबला, दुलारा, दुधारू, दुसाध्य, बिन से बिन ब्याही, बिन जाने, बिन खाए, बिन मांगे, भर से भरपूर, भरमार, भरसक, भरपेट, ये सब बनता है। फिर समझ रहे हो ना? चौ से चौपाई, चार, चौ मतलब चार, चौपाया, चौराहा, चौकन्ना, चौमासा आदि, है ना? उसी तरह से उर्दू और फारसी के उपसर्गों से भी बनता है। इनकी संख्या कुल 19 है। जैसे बा, बा उपसर्ग से क्या बन सकता है? ये विदेशी शब्द हो गए है ना? बखूबी, बदौलत, बगैर, बनाम। बा उपसर्ग से देखोगे बाकायदा, बादब, बावजूद। बे उपसर्ग से बेअदब, बेरहम, बेगुनाह, बेचैन, बेईमान, बेवफा, बेखटके, बेघर, बेहोश, बेसमझ, है ना? उसी तरह से खुश से भी आपका बनता है खुशबू, खुश किस्मत, खुशहाल, खुश नसीब, खुश मिजाज, खुश दिल, है ना? गैर उपसर्ग से भी आपका बनेगा गैर हाजिर, गैर, है ना? गैर से भिन्न, गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी, गैर जरूरी, गैर जिम्मेदारी। ला उपसर्ग से, ला यानी नहीं, अभाव, लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लावारिस, लापता। कम उपसर्ग से, कम यानी थोड़ा, कम उम्र, कमजोर, कम अक्ल, कम वक्त, कम समझ, ये सब बनता है। उसी तरह से तब तुम लोग उपसर्ग तो समझ गए ना? अंग्रेजी के उपसर्ग हैं सब, है ना? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डिप्टी, डिप्टी कमिश्नर, वाइस, वाइस चांसलर, जनरल चीफ, ये सब हो गया चीफ मिनिस्टर। तो इस प्रकार से उसके अलावा उपसर्ग के समान प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय से भी आपका उपसर्ग बनता है। अब है इससे भी शब्द बनते हैं, उपसर्ग से भी और प्रत्यय से। आपको यही पढ़ना है, प्रत्यय और उपसर्ग। तो प्रत्यय क्या है? प्रत्यय शब्द, प्रत्यय शब्द के बाद में, है ना? आई मतलब चलना, प्रति जोड़ अय, प्रत्यय शब्द के बाद में जो चलने वाला, शब्द के बाद में चलने वाला जो शब्दांश
शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इनका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है ना। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है ना। भाषा के लघुतम सार्थक खंड जो शब्द के अंत में जुड़कर नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं, प्रत्यय कहे जाते हैं। उपसर्ग शब्द के पहले, प्रत्यय शब्द के बाद में। प्रत्यय के दो भेद हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो धातु में जोड़े जाते हैं। धातु किसको कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। समझ रहे हो? धातु किसे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे हंसना का हंस हो गया, चलना का चल हो गया धातु, पढ़ना का पढ़ हो गया धातु, लिखना का लिख हो गया धातु। समझ रहे हो ना? तो ये प्रत्यय क्रिया के धातु रूप में लगकर संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। कृत प्रत्ययों से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है। क्रिया रूपों के साथ कृत प्रत्यय निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देखो, कुल इसकी कुल संख्या 28 है। कितनी है? 28 है। जैसे देखो, दार, दार से क्या बन सकता है? सारे बच्चे जान रहे होंगे ना। लेनदार, देनदार, दुकानदार बन रहा है। उक, उक प्रत्यय से क्या बनेगा? भिक्षुक, भावुक। अय्या या वैया प्रत्यय से क्या बनेगा? गवैया, खिवैया। हार प्रत्यय से क्या बनेगा? होनहार, सेवनहार, खेलनहार। अक्कर प्रत्यय से क्या बनेगा? पियक्कर, भुलक्कर, घुमक्कर। ये सब बनते हैं। आन प्रत्यय से क्या बनेगा? बतलाओ बच्चे। आन प्रत्यय से, आन प्रत्यय से क्या क्या बन सकता है? आलू प्रत्यय से क्या क्या बन सकता है? आलू से एक आलू खरसो होता है, वो दयालु में चला जाता है। एक आलू दीर्घऊ में जाता है, वो झगड़ालू हो जाता है। आन से उड़ान, मिलान, पहचान, है ना। आई से पढ़ाई, लिखाई, ये सब बनता है। नी से चलनी, फूकनी, ना से पीटना, बोलना, ये सब बनता है ना। अनीय से पूजनीय, पठनीय, गोपनीय, ये सब प्रत्यय। अब है तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते? कृत प्रत्यय क्रिया के मूल रूप धातु में लगता है, तब वह बनता है, धातु में लगकर बनता है, क्रिया में बनता है। और तद्धित प्रत्यय जो है, ये प्रत्यय क्रिया से अन्य शब्दों, संज्ञा विशेषण, अव्यय आदि के बाद लगते हैं। कृत प्रत्यय क्रिया में और तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा विशेषण, अव्यय आदि शब्दों में लगते हैं। इसकी संख्या कुल 50 है ना। और प्राय संज्ञा से विशेषण यह बनाते हैं। जैसे देखो, ईया, ईया प्रत्यय ले तो क्या बनता है? डिबिया, खटिया, बिटिया, है ना। आर प्रत्यय ले तो क्या बनेगा? सुनार, लुहार, चमार। समझ रहे हो? वान प्रत्यय ले तो क्या बनेगा? धनवान, गाड़ीवान। गर प्रत्यय ले तो क्या बनेगा? जादूगर, बाजीगर, सौदागर। हारा प्रत्यय ले तो क्या बनेगा? लकड़हारा, है ना। समझ में आ रहा आप लोगों को? ता प्रत्यय से क्या बन सकता है? त्व प्रत्यय से क्या बन सकता है? लघुता, प्रभुता, अपनत्व। आस से मिठास, खटास। आहट से चिल्लाहट, घबराहट। ही से माली, ऊनी, नागपुरी, भोजपुरी। इन से नमकीन, रंगीन, शौकीन, है ना। आना प्रत्यय से क्या बनेगा? आना प्रत्यय से क्या बना सकती हो?
सालाना, मेहनताना, रोजाना, है ना। बाज प्रत्यय से धोखेबाज, पतंगबाज, चालबाज, इस तरह से इस उपसर्ग और प्रत्यय से शब्द आप निर्माण कर सकते हैं। तो परीक्षा में आपका ऐसा ही प्रश्न आएगा कि प्र उपसर्ग लगाकर, उपसर्ग, है ना, लगाकर, सम उपसर्ग लगाकर, निस उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। और कभी कभी आता है एग्जाम में कि आप एक ही शब्द से उपसर्ग प्रत्यय अलग कीजिए। अनुशासित, अनु जोड़ शासन जोड़ इत, अनुशासित। तो उधर उपसर्ग इधर प्रत्यय, बीच में मूल शब्द, है ना। उसी तरह से स्वतंत्रता, है ना, स्व उपसर्ग का प्रत्यय, तंत्र क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। एक ही शब्द में देखो बन रहा है ना। और भी उदाहरण दे सकते हो तुम लोग। सुगंधित, सुगंधित, सुपसर्ग इत प्रत्यय, गंध क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। समझ में आ रहा है बच्चे, उपसर्ग प्रत्यय समझ गए तुम लोग। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बच्चे समझ गए होंगे और मेहनत भी कर रहे होंगे, पूरी तैयारी कर रहे होंगे। हर चीज को अच्छा से पढ़ना है, समझना है, लिखना है, फिर कॉपी में सब बनाते चले जाना, ठीक है। तो मैं यहाँ तक अभी तुम लोगों को बतला दी हूँ। मुझे उम्मीद है मेरे बच्चे समझ गए हैं। अब अगले क्लास में फिर आप लोगों से भेंट होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।